हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25 और इसका आप कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ हम कर रहे हैं पार्ट 2। और जो चैप्टर है वो है आपका संसदीय अधिनियम यानी कि पार्लियामेंट्री एक्ट। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइज दोनों साइड आप सिलेबस देखते हुए चलेगा कि हमारे पास क्या क्या है। एंड चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर चुके हैं और बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अभी चैप्टर नंबर 25 पे हम पहुँच चुके हैं। तो 25 का भी एक पार्ट हो चुका है गाइज, यहाँ एक और पार्ट करेंगे और इसके बाद ही हो जाएगा ख़त्म। चलिए फिर देखते हैं हमने क्या कर लिया। तो दोस्तों, ये है आपका नोट्स वाला पार्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो कहाँ तक कर चुके हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। तो इसमें लिखा है अनुसूचित जाति और जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि कितनी धाराएं हैं। तो गैस एक चीज़ और देखते हुए चलेंगे फिर से कि ये कौन से पेपर में आया है, एमपीपीसीएस के आया है। तो इसमें अधिकतर ये जो चैप्टर है अधिकतर पेपर मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, एमपीपीसीएस के हैं। तो इसमें लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है गाइस यहाँ पे कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे और किन्हें प्राप्त है। तो कौन कौन नियम बना सकता है? तो गाइस सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है इसके लिए। तो यहाँ लिखा है, देखिए गाइस, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? आपकी केंद्र सरकार के पास है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार क्या है, केंद्र सरकार जो है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को जो है कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, कौन बना सकती है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, बाकी और कोई नहीं बना सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को जो है परिभाषित किया गया है। तो किस धारा में किया गया है? तो धारा है आपकी 2 ख और ग। तो गाइस ये देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं है। इसमें जो है 2016 में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 ख ग यानी कि 2BC में क्या है, आर्थिक बहिष्कार परिभाषित किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन क्या है, अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। तो गाइस एमपीपीसीएस कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। कम से कम 1 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसमें लिखा है लोक सेवकों द्वारा धारा 3(2) वैसे क्या लगेगा 5, 6, 7 327 के अधीन क्या है, अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का क्या है, प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर वही है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। तो कौन सी धारा में दोस्तों? तो यहाँ है ऑप्शन ए है, यानी कि धारा 14 में। ठीक है, तो धारा 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिले में एक विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। जबकि धारा 15 में जो है विशेष लोक अभियोजन की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो किसकी सहमति से दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय जो है विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट
करने का प्रयोजन है। बिल्कुल है, क्या है, शीघ्र विचारण हेतु। ठीक है, तो इसमें लिखा है किसके, तो गाइस इसमें कुछ नहीं, तो इसमें लिखा है यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ठीक है, तो गाइस एक चीज और देखते हुए चलेंगे, एमपीपीसीएस चलिए, ठीक है, आइए। तो यहाँ पे क्या है, इसने कहा उच्च न्यायालय में अपील होती है। चलिए ये भी देखिए एमपीपीसीएस का है, तो इसमें लिखा है तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। तो चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्याख्या को। तो यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 का के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आईपीसी 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें जो है तथ्यों और विधि दोनों यानी कि बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ के संबंध में क्या है, उच्च न्यायालय में होती है या होगी। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। गाइस किस एक सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर है हमारा संरक्षण विभेद का सिद्धांत। तो इसमें लिखा है कि यह अधिनियम जो है संविधान के अनुच्छेद 15 देखिए संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर जो है आपकी आधारित है, और यह अधिनियम जो है संविधान की अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में है। तो इस अनुच्छेद में क्या है, संरक्षा विभेद का सिद्धांत जो है निर्गत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है। ठीक है, यानी कि जुर्माना लगाने और उसको वसूल करने की जो है जिम्मेदारी किसकी है, तो किसकी है, राज्य सरकार की है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है धारा 16 के अंतर्गत जो है सामूहिक जुर्माना अधिरोपित या वसूल करने की शक्ति किसकी है, राज्य सरकार को है। चलिए आगे क्या लिखा है यहाँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। तो क्या उपधारित, उपरोक्त सभी यानी कि दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, ऐसे सब देखिए एमपीपीसीएस में आ रहा है। अगर आप इस जो है चैप्टर को स्किप भी करते हैं, अगर आप एमपी के नहीं तो आपका काम चल सकता है। तो यह लिखा है ये जो अधिनियम है उसकी धारा 8 के अधीन क्या है, अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को क्या है, उपधारित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर गाइस यही वाला अधिनियम है कि निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के कतिपय उपबंधों का लागू होना जो है उपबंधित है। तो किस धारा, कौन सी धारा है, धारा 6 में। तो इस अधिनियम की धारा 6 में आईपीसी की कुछ धाराओं के लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत आईपीसी 1860 की धारा, आईपीसी 1860 की धारा 34 एंड 149 के उपबंध और भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का और 23 के उपबंध लागू होंगे। तो गाइस इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि 1995 में के तत्व संबंधी नियमों के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर जो है आपकी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान है, और जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता है। तथापि वर्ष 2016 में इस नियम में हुए संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को जो है तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक को, पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध
पुलिस थाने का जो है भार साधक 60 दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में जो है आपका आरोप पत्र फाइल करेगा। फिर इसमें लिखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर डी माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। क्या है डी गाइस? यहाँ पे देखिए डी लिखा है 30 दिन। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब जो ये अधिनियम है उसके अधिनियम में से क्या जो है पूर्णतः निषिद्ध है। तो क्या गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ये निषिद्ध है। ठीक है, तो और इसमें कुछ है नहीं गाइस। चलो, इस अधिनियम की जो आपकी इस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? कौन सी धारा में गाइस? धारा 18 में। तो इस अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञात है कि दंड जो आईपीसी की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। फिर इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम का ना हो। तो किस उप अधीक्षक वाली जो रैंक होती है उससे कम का नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को सॉरी दोस्तों, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। तो इसमें देखिए क्या है आंसर आपका, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए जो है अधिकृत करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है दिए गए विकल्पों में। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को जो है अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए जो है अधिकृत करना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियों में शामिल नहीं है। तो गैस इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? कौन सी? सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो गैस ये सब एमपीपीसीएस के हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी इतनी टेंशन मत लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रावधान नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। चलिए फिर इस अधिनियम के अधीन जो है अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में जो है अभिवाक नहीं ले सकता है कि, चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो चलिए इसमें लिखा है कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया है था, वह भी पीड़ित की ही जाति का है। कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आइए देखें। तो लिखा है जो ये आपका एक्ट है इसके अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाव यानी कि पील ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि जो विकल्प ए और सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। तो इस प्रश्न के उत्तर ए और सी सही हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ना हो। फिर उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पूंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न के लिए क्या है बोनस अंक प्रदान किए। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गाइस इसमें बी देखिए क्या लिखा है। तो अनुसूचित जाति ये जो अधिनियम है उसकी धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय और धारा
2 घ में परिभाषित है। चलिए आइए देखें क्या है। तो इसमें लिखा है इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 ख और घ में परिभाषित है, जबकि 2 घ विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्प के जो कथन है वो सही है। गाइस एक बार आप देख लीजिए। तो पहला लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है नहीं है, सॉरी। दूसरा लिखा है पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है उसकी धारा 2 ग में परिभाषित है। आश्रित इस धारा की मतलब इस अधिनियम की धारा 2 ख में परिभाषित है। ये भी गाइस कहाँ आया है, आपका MPPCS में आया है। फिर लिखा है कि इस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। तो कौन सी, धारा 17। तो इसमें क्या है आपका, धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ित को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है अनुसूचित जो ये अधिनियम है में से किस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। तो गाइस 18 धारा है आपकी 18। तो इसमें लिखा है कि 18 जो है धारा है आपकी, इसके अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष जो है आपका 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न जो है स्कीम या योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी। फिर लिखा है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत आपका विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था और निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्यों के रूप में अभिज्ञात नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, और कौन कौन सा है, स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसका उद्देश्य क्या है गाइस, ये जो आपका है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना और जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। और इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। लिखा है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को जो है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आपका ऑप्शन है सी, यानी कि 16 जून 2005 को। तो लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को और राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद जो है 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 में जो है प्रभावी हुआ। फिर लिखा है कि यह एक विधिक अधिकार है और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थाओं से आवश्यक सूचना मांग सके और ना मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण क्या है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में।
चलिए, सूचना का अधिकार से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये लिखा, ये एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? ए और बी, एक मौलिक भी है और विधिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं इसे मौलिक अधिकार माना है, यानी कि 19(1) का में रखा है, यानी कि 19(1) में रखा है, ठीक है। और कितने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ठीक है। फिर इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना है तो विधिक अधिकार करिएगा, ठीक है। और विधिक नहीं है, मौलिक अधिकार दे रखा है खाली, तो आप मौलिक अधिकार पे कर सकते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में जो है उल्लिखित है? तो आइए चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना की प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी क्या है, शामिल है। तो आंसर है डी, यानी कि सारा कुछ है। आप एक बार विकल्प देख लीजिए, तो आंसर है आपका डी, यानी कि ABCD सारी चीज़ें, सूचना की पारदर्शिता, प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसने लिखा है, प्रश्न, एक बार इसके ऑप्शंस देखिए। ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक को सूचना हेतु अनुरोध करना है और उसे जो है सूचना मांगे जाने के कारणों को देना है। मुख्य सूचना आयुक्त का जो है हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। चलिए, तो प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। और विकल्प बी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपबंध 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर अब कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है। और दूसरा इसमें लिखा है कि 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। तो इसके अतिरिक्त 2019 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने, यानी कि 13 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। तो गाइस यहाँ पे अब आंसर है, देखिए इसमें कार्यकाल बताना है केंद्रीय सूचना आयुक्त का। तो अभी जो आपका नया डेटा है उसमें 3 साल है, जैसे यहाँ पे 3 साल नहीं लिखा, और 65 वर्ष है, राइट, की आयु, 3 साल और 65 वर्ष की आयु। तो गाइस इसमें आंसर नहीं है आपके पास। फिलहाल आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीज़ लिखिए क्योंकि एक संशोधन हुआ है इस अधिनियम में। उसके बाद वो जो 5 साल था, 5 साल से कर दिया गया है 3 साल और 65 वर्ष की आयु। फिर लिखा है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो ये है आपका ITI अधिनियम से। चलिए आइए देखो। तो मजदूर किसान संगठन MKSS की स्थापना 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई। और इस संगठन को जो है विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु जो है संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता था। वस्तुतः भारत में सूचना का अधिकार हेतु क्या है, जन आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1990 में से मानी जाती है। और जब MKSS की ने जो है राजस्थान सरकार से अकेले राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था, सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो गाइस इसमें है नमित शर्मा बनाम भारत सिंह। तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में
उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। दूसरा इसमें कारण लिखा है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। चलिए इसका आंसर क्या है गाइस, बी है, यानी कि ए और मतलब इसने कहा कि दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं, स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, देखिए बी है, ए और आर दोनों सही है, परंतु जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य, तो लिखा है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, सार्वजनिक मतलब सरकारी अधिकारी। तो इसमें लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचना तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री व नमूना लिया जा सकता है। लिखा है किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण आवश्यक का जो कारण है अवश्य बताना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय, तो गाइस यहाँ लिखा है मद्रास उच्च न्यायालय की 2 संसदीय जो है आपकी खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था तो गाइस यहाँ लिखा है कि मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताना चाहिए, कारण बताना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया। फिर लिखा है उक्त खंडपीठ ने न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविंद्र बाबू को दो न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। तो इस अधिनियम की धारा 62 के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों और दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन जो है प्राधिकारी होगा। तो गाइस इसका आंसर है आपका डी, यानी कि ग्राम सभा। चलिए देखते हैं। तो अनुसूचित जाति अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 61 के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारी और दोनों के प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकार है। कौन? ग्राम सभा। इसके बाद तहसील और फिर जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। चलिए फिर लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा ये से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे। तो गाइस इसका आंसर है आपका एक, केवल एक। चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 का भाग है के अनुरूप है और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया। आईएएस का क्वेश्चन है गाइस, देखिए इससे ऊपर वाला भी आपका आईएएस का है। मतलब ये है कि इस जो चैप्टर है ना गाइस, इसमें क्या है आपका, या तो आपको एमपीपीसीएस मिलेगा या फिर आईएएस के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये तो अलग हुआ, एक दो है गाइस इधर उधर, नहीं तो इसी के मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना है कब की गई थी, अभी हमने देखा 2010 में की गई थी। देखिए फिर एमपीपीसीएस का आ गया। तो यहाँ लिखा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम
1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा, इसका क्रियान्वयन जो है विवादित हो गया था। चलिए सॉरी गाइस, इसमें आंसर है आपका, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। किसका? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। गाइस ये तो नहीं था, ठीक है, ये गलत है। तो देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों, कंपनियों तथा तत्व संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम यानी कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में से जो है प्रतिस्थापित किया गया। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है, तो पहला है आपका राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, कब? 1908। बाकी देख लेते हैं, ये गलत है गाइस। बाकी देख लेते हैं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। ये सारे सही हैं। बाकी ये वाला जो है वो आपका कहता है राजद्रोही सभाओं के रोकने का अधिनियम जो है 1907 से में लाया गया था, और जबकि अन्य विकल्प सही हैं। फिर लिखा है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त होता है, तो कौन कौन से कानूनों से ये आपको अधिकार प्राप्त होता है, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति एनिमी क्या प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। तो वैसे यहाँ आंसर है आपका दूसरा और चौथा। तो दूसरा आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये बात कर रहा है लॉकडाउन की, ठीक है। तो इन दोनों एक्ट के तहत आप लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आया है आपका 2020 में आया है, बिकॉज लॉकडाउन का बहुत चला है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो यहाँ लिखा है कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को जो है विधिक जो है आधार आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ है। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद क्या है, देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। यानी कि ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था, तो कब किया था गाइस? आपका 1980 में किया था। तो वनों की संरक्षण और उनके संबंधित और उनसे अनुसंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और ये 25 अक्टूबर 1980 में प्रभावी हो। नाउ नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो लिखा है आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक जो है संग्रहित नहीं रखा जा सकता। फिर राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को जो है साझा करने के लिए कोई उपबंध नहीं कर सकता। फिर लिखा है आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए क्या है अनिवार्य है। फिर आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए क्या है अनिवार्य है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो कैसा आंसर है आपका बी यानी 2 और 4 सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। तो लिखा है उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस ए के पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया है कि आधार मेटाडेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियमन 2016 में वर्णित 5 वर्ष तथा इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत है और कथन जो 2 है वो सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार क्या है राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई उपबंध नहीं कर सकता है। तो इसके अतिरिक्त आधार
बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि KYC मानकों से संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभी कथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक जो है हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। ठीक है गाइस, IASP 2020 का क्वेश्चन है ये। तो गाइस यहाँ लिखा है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो हमें बताना है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें जो है माल और सेवा का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। बाकी कौन से सही हैं? राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों का जो है सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो गाइस इसकी व्याख्या देखते हैं और एक क्वेश्चन रह गया है उसको भी देखेंगे। यहाँ लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल और सेवाओं का कुल मूल्य जो है 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से के मूल्य के माल और सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के जो माल और सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई जो है आपकी राष्ट्रीय आयोग करता है। और क्या है, अन्य 3 प्रश्न मतलब कथन सही है। गाइस एक क्वेश्चन ये रह गया हमारा, उसको भी देख लेते हैं। तो इसने कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के अनुसार क्या है आपका? गाइस ये क्या लिखा है? RTI, ठीक है। तो के अनुसार क्या है, किसी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा लिखा है, RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाद में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य सरकार के अधीन है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो गाइस यहाँ पे सही सिर्फ और सिर्फ दूसरा है और सारे गलत है। आइए देखते हैं गाइस, IAS का क्वेश्चन है ये, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में उपधारा 1 है के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिनियम अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाने के लिए जो है पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण करने वाले जो है शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में जो है प्राधिकृत किया गया है। और इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि यही है आपका दूसरा जो कि सही है। और इसमें लिखा है, सरकार और स्थानीय प्राधिकरण और विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी गई है। फिर लिखा, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियमन 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग जो है 90% अध्यापक और शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र से के तहत हैं। तो गाइस यहाँ पे ये वाला हो चुका है हमारा, और यहाँ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।